नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं क्रिया लेकर आया हूँ। क्रिया के अलावा भी जैसे काल, टेंस और अव्यय शब्द हैं, अव्यय यानी आविकारी शब्द हैं और निपात, इन 4 टॉपिकों को मैं आज लेकर आया हूँ। और उसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा, उसके बाद जो प्रश्नावलियाँ हैं उन सभी को सॉल्व कराऊँगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ क्रिया। तो देखिए, क्रिया क्या होती है। तो क्रिया आम बोल भाषा में जो किसी कार्य को जब आप करते हैं, किसी कार्य को आप करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो किसी कार्य को आप जब करते हैं तो उस जिस शब्द से यह अभाव होता है कि कोई कार्य हो रहा है, उसी को क्रिया कहते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या है, क्रिया है। आप बैठे हैं, बैठना क्या हुआ, क्रिया है। आप सो रहे हैं, सोना क्या हुआ, क्रिया है। आप खेल रहे हैं, तो खेलना क्या, क्रिया है। आप चल रहे हैं, तो चलना क्या, क्रिया है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब किसी शब्द या शब्द समूह से हमें यह बोध हो कि किसी कार्य का होना या होने की होने या करने का बोध हो, पता चले, उसी को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं क्रिया के भेद पर बात करने से पहले इस किताब के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले परिभाषा दिया गया है कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, वह क्रिया कहलाती है। जैसे देवेश दूध पीता है, पी रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो पी रहा है यही क्रिया है। अर्चना काम कर रही है, तो यहाँ देखिए जो कर रही है यही क्रिया है। नीतू नाच रही है, तो जो यहाँ नाच रही है यही क्या है, क्रिया है। इसमें स्पष्टीकरण में कहा भी है कि इसमें पी रहा है, कर रही है, नाच रही है शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं। इनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। तो इस तरह से क्रिया की परिभाषा दिया गया है, स्पष्ट इसे किया गया है। देखिए, क्रिया के भेद, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, अगर आपसे ये पूछता है कि क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया कैसा शब्द है, तो क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, तो क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना। देखिए, इसे आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जो आज की पद्धति है प्रश्न पूछने की, अभी सीटेट वगैरह की एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें तो क्रिया वगैरह पूछा ही नहीं जा रहा। लेकिन जो भी प्रश्न एग्ज़ाम अब पूछे जाएंगे, उसमें आपसे कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछेगा। अब वो समझ चला गया कि जो डायरेक्टली पूछा जा रहा था कि इसमें कौन सी क्रिया है, ठीक। तो देखिए, इसका अर्थ क्या होता है क्रिया का, किसी कार्य का करना या होना। और क्रिया कैसा, विकार के आधार पर, विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु को ही क्रिया कहते हैं, धातु को ही क्रिया कहते हैं। और आपसे एक प्रश्न पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया यानी धातु के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया या व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया या धातु के अगर भेद पूछे तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक मूल क्रिया होता है, कौन सा, एक मूल क्रिया होता है, दूसरा यौगिक क्रिया होती है। कौन सी, दूसरा यौगिक क्रिया होती है। तो मूल क्रिया और यौगिक क्रिया ये किस दृष्टि से हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया या धातु के 2 भेद होते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन सी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक सकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है और एक आकर्मक क्रिया होती है।
एक सकर्मक क्रिया होती है और दूसरा अकर्मक क्रिया होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया का अर्थ होता है करना या होना। विकार के आधार पर विकारी शब्द है और इसका मूल जो रूप है उसे धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति के दृष्टि से क्रिया या धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल क्रिया होती है, दूसरा यौगिक क्रिया होती है। और रचना के दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। अन्य क्रियाओं में आप पढ़ेंगे जैसे द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया 11 होती है, सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया की अगर पूछे बात, अगर आपसे संयुक्त क्रिया के भेद पूछे तो संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसके अलावा सहायक क्रिया है, नामबोधक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्रियार्थक क्रिया है। देखिए पहले इस स्लाइड को मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ये सभी को नहीं समझाऊंगा, बल्कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक होते हैं उसे मैं समझाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ जो इन्होंने बताया है कि देखिए क्रिया के दो भेद होते हैं, एक मुख्य क्रिया होता है, एक सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया सहायक क्रिया का मतलब ये होता है कि जैसे राम जाता है। कौन? राम जाता है। राम जाता है। तो देखिए जो यहाँ पर जाना है यह मुख्य क्रिया और जो ये है ये सहायक क्रिया है। इसके अलावा सहायक क्रिया हो सकता है, हूँ हे हो सकता है, था थी थे हो सकता है, गा गे गे हो सकता है। मतलब जो आप टेंस में पढ़ते हैं वो सभी के सभी सहायक क्रिया होती हैं। और जो आप ये मूल क्रिया होती है जैसे जाना, सोना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सारी की सारी मुख्य क्रिया ही होती हैं। तो देखिए मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया दो हो गया। मुख्य क्रिया के भी कई प्रकार हैं। देखिए जैसे मूल क्रिया दिया गया है, व्युत्पत्ति दिया गया है, नामिक दिया गया है, नामबोधक क्रिया दिया है, समस्त क्रिया दिया है, संयुक्त क्रिया दिया है, मिश्र क्रिया। ये सब आपको रटना नहीं है, ये सब आपको रटना नहीं है। इसके अलावा अकर्मक क्रिया दिया गया है, सकर्मक क्रिया दिया गया है, प्रेरणार्थक क्रिया दिया गया है और विक्रम। अकर्मक में भी पूर्ण अकर्मक दिया गया है, अपूर्ण अकर्मक दिया गया है। और सकर्मक में भी और प्रेरणार्थक में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया दिया गया है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक और इसमें भी पूर्ण सकर्मक में भी एक कर्मक और द्विकर्मक, इतने भेद दिए हैं। बताओ अगर कोई बच्चा इस बुक को देखेगा तो परेशान हो जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें न तो उदाहरण दिया गया है, मैं इसे कैसे समझूं, कैसे पढ़ूं। तो देखिए आपको केवल और केवल कितना पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। एक संयुक्त क्रिया के बारे में आपको जानना है, सहायक क्रिया को मैं बता ही दिया। उसके बाद आपको प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानना है, अकर्मक क्रिया के बारे में जानना है, सकर्मक क्रिया। इतना मैं कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा आपका मैं ये कॉन्सेप्ट जो है सकर्मक अकर्मक वाला और प्रेरणार्थक क्रिया वाला, संयुक्त क्रिया वाला, इसे मैं थोड़ा से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है, एक कहाँ गया, एक सकर्मक क्रिया होता है, दूसरा अकर्मक क्रिया होता है। तो सबसे पहले मैं सकर्मक क्रिया पर बात करूंगा। किस क्रिया पर? सकर्मक क्रिया पर मैं बात करूंगा सबसे पहले। तो देखिए जो सकर्मक क्रिया होती है, अगर इसकी परिभाषा में कहा जाए तो वह क्रिया जिसका कोई कर्म हो अथवा कर्म होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम आम खाता है। कौन? जैसे श्याम आम खाता है। श्याम आम खाता है। दूसरा आप कह सकते हैं श्याम खाता है। खाता इसे उदाहरण दे दे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए श्याम आम खाता है, श्याम खाता है, श्याम आम खाता है, श्याम खाता है। दो मैंने वाक्य आपको दे दिया है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा है ये वाक्य है। तो देखिए इसमें कौन सी क्रिया है ये पूछ रहा है। तो देखिए जो श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है, इसमें देखिए आपको इसमें देखिए जो खाना से आपको प्रश्न पूछना है कि क्या खा रहा है श्याम।
अगर आप देखिए क्रिया की पहचान आपको कैसे हो जाएगी, मतलब क्या क्या किसे, इस तरह से जब आप प्रश्न पूछेंगे कर्ता से तो आपको कर्म का पता चलेगा। और अगर कर्म रहेगा तो सकर्मक क्रिया होगा, अगर कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक क्रिया होगा, सीधी बात। अगर कर्म रहेगा तो सकर्मक क्रिया होगा, अगर कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक क्रिया। अगर कर्म होने की संभावना भी आपको लगे तब भी सकर्मक क्रिया ही कहलाएगी। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि अगर कर्म है तो सकर्मक क्रिया कहलाएगी, अगर कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे राम हंसता है, कौन? राम हंसता है, राम हंसता है, राम हंसता है। तो देखिए इसमें राम हंसता है, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। श्याम आम खाता है, इसमें देखिए श्याम क्या है? कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया। श्याम खाता है, देखिए यहाँ पर कर्म तो नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म की संभावना है। अगर कह रहा है कि श्याम खाता है तो इसका आशय ये है कि श्याम कुछ ना कुछ तो खा रहा है, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे फास्ट फूड खा रहा हो, या आम खा रहा हो, या अमरूद खा रहा हो, या मतलब कुछ ना कुछ तो एक खा रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या खाने की संभावना हो रही है, व्यक्त हो रही है, इसलिए भी ये सकर्मक क्रिया होगी। और देखिए राम हंसता है, तो राम हंसता है, इसमें कोई कर्म की जिक्र ही नहीं हुआ है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी। और इसमें देखिए जो पूर्ण अपूर्ण की बात है, यहाँ पर देखिए श्याम आम खाता है, जब इस तरह से कर्म आपको दिखाई देगा तो यही पूर्ण सकर्मक क्रिया होगा। जब श्याम आम खाता है इस तरह से वाक्य आएगा और यहाँ पर कर्म आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा तो इसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। और राम हंसता है तो इसमें तो अकर्मक क्रिया है, क्यों? क्योंकि न तो यहाँ पर क्रिया होने की संभावना है न तो क्रिया है। तो इस तरह से आपका तीन चीज़ क्लियर हो गया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और तीसरा सकर्मक क्रिया भी एक पूर्ण सकर्मक क्रिया, एक अपूर्ण सकर्मक क्रिया। एक होता है द्विकर्मक क्रिया, द्विसकर्मक क्रिया। कौन सा? द्विसकर्मक क्रिया, द्विसकर्मक क्रिया। तो द्विसकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि जिसमें दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म हो। जैसे मैं उसे, मैं उसे, मैं उसे, मैं उसे किताब पढ़ाता हूँ, मैं उसे किताब पढ़ाता हूँ। इसमें देखिए मैं क्या है? ये कर्ता है, पढ़ाता क्या है? क्रिया है, हूँ क्या है? ये भी सहायक क्रिया है और पढ़ाता मुख्य क्रिया है। उसे क्या है? कर्म है, यहाँ पर उसे कर्म की भूमिका निभा रहा है, किताब भी क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर देखिए एक कर्म उसे हो गया, एक कर्म किताब हो गया, तो इसी को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक द्विसकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसकर्मक क्रिया कहते हैं, द्विसकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, द्विकर्मक या द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आता हूँ मैं, देखिए आपको क्या क्या मैंने बता दिया, सकर्मक बता दिया, सकर्मक और अकर्मक बता दिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ये होता है कि ये जिन क्रियाओं से इस बात का ज्ञान हो या बोध हो या पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कोई कार्य करवाए। जैसे मैं क्या, दूसरे को उदाहरण, जैसे मोहन नौकर से पानी मंगवाता है, तो देखिए जो पानी वाला काम है वो मोहन नहीं कर रहा है, बल्कि मोहन किससे मंगवा रहा है? नौकर से मंगवा रहा है। तो यहाँ पर नौकर से जो मंगवा रहा है, तो यहाँ पर जो मंगवाता शब्द है ये कौन सी क्रिया होगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया की अगर मैं बात करूँ तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, अगर उसमें आप इस क्रिया में अगर आप आना शब्द जोड़ देंगे, कौन सा? आना शब्द जोड़ देंगे या लाना शब्द जोड़ देंगे तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगर किसी क्रिया में आप
किसी क्रिया में आप अगर वाना शब्द जोड़ देंगे, कौन सा, वाना शब्द जोड़ देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो आपको यह पता चला कि किसी क्रिया में अगर आना या लाना शब्द जोड़ दिया जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगर किसी क्रिया में वाना शब्द जोड़ दिया जाए तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आना से आप देखिए, जैसे उठाना हो गया, जगाना हो गया, इसमें आना ना आपको देखिए पढ़ने में आ रहा, उठाना, जगाना, उड़ाना, चलाना, दिलाना, लिखाना, पिलाना, पढ़ाना, इस तरह से जो शब्द आ रहे हैं, आना आना बाद में आ रहा है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। या लाना भी जुड़ जाएगा तब भी हो जाएगा, जैसे सुलाना, जिलाना, सुलाना, जिलाना, ये सब कैसे है, लाना, सुलाना, जिलाना, ये लाना शब्द भी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे राम ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब वाना शब्द जुड़ जाएगा। वाना शब्द जैसे उठवाना, सुलवाना, जगवाना, जिलवाना, उड़वाना, चलवाना, दिलवाना, लिखवाना, पिलवाना, पढ़वाना, इस तरह से। जैसे मैं सुरेश से पढ़वाता हूँ, मैं सुरेश से पढ़वाता हूँ, या मेरे पिताजी मुझसे पढ़वाते हैं, इस तरह से जो शब्द आते हैं वो सब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए यही शब्द आपको देखना है, उठवाना, वा के आपको विशेष ध्यान नहीं देना। जब आपको वाना शब्द लगे, लास्ट में आपको शब्द दिखे, तो आपको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया मानना है, और लाना या आना शब्द अगर लगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लगाना है। तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया की बात आपके सामने हो गई। अब इसके बाद नाम धातु क्रिया होती है कुछ, जैसे मतलब जब संज्ञा या विशेषण में कोई आना शब्द जुड़ जाता है तो नाम धातु हो जाती है। कौन सा, नाम धातु हो जाती। देखिए यहाँ पर क्रिया में लाना या वाना जुड़ रहा था, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना या लाना जुड़ रहा था, लेकिन अगर किसी संज्ञा या विशेषण में आना शब्द जुड़ जाएगा, कौन सा, किसी संज्ञा या विशेषण में आना शब्द जुड़ जाएगा तो नाम बोधक या नाम बोधक क्रिया कहलाएगी। कौन सी, नाम बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया कहलाएगी। कौन सी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे हाथ प्लस आना, हथियाना, बात प्लस आना, बतियाना, गरम प्लस आना, गरमाना, चिकना प्लस आना, चिकनाना, इस तरह से क्या, नाम धातु क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। और जैसे नाम बोधक क्रिया कौन सी होती है, जब संज्ञा या विशेषण में के बाद अगर क्रिया करना या होना लग जाए तब वो नाम बोधक हो जाती है। तो नाम धातु नाम बोधक में आपको केवल इतना अंतर समझना है कि अगर संज्ञा या विशेषण के बाद आना शब्द जुड़ जाएगा, संज्ञा या विशेषण के साथ आना शब्द जुड़ जाएगा, जैसे बतियाना, लतियाना, हथियाना, गरमाना, चिकनाना, तो नाम धातु क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर संज्ञा विशेषण के बाद क्रिया का करना या होना लगेगा तो कौन सी हो जाएगी, नाम बोधक हो जाएगी। जैसे बात करना, कौन सा, बात करना, बात करना कौन सी क्रिया, नाम बोधक क्रिया है। लेकिन बतियाना कौन सी क्रिया है, तो बतियाना कौन सी क्रिया है, बतियाना नाम धातु क्रिया है। तो नाम धातु नाम बोध में अंतर समझ में आया कि जब संज्ञा विशेषण में आना शब्द जुड़ा रहेगा तो नाम धातु क्रिया होगी, जैसे बतियाना, लतियाना, हथियाना, गरमाना, चिकनाना। और जब संज्ञा या विशेषण में करना या होना शब्द लगा रहेगा तो कौन सी क्रिया होगी, नाम बोधक। जैसे बात करना, जैसे बात करना, हाथ करना, गरम होना, चिकना करना, भस्म करना, दुखी करना, दुखी होना या करना, इस तरह से जो वाक्य आते हैं उसे नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि नाम धातु क्रिया और नाम बोधक क्रिया में क्या अंतर है। जब आना जुड़ जाएगा संज्ञा विशेषण में तो नाम धातु क्रिया होगी, और जब संज्ञा विशेषण के साथ करना या होना शब्द आ जाएगा तो नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये हो गया कौन सी क्रिया, नाम बोधक और नाम धातु।
अब देखिए संयुक्त क्रिया के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं? संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, लेकिन अब 11 को मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखूँगा नहीं वैसे। जैसे आरंभ बोधक क्रिया, समाप्ति बोधक क्रिया, अवकाश बोधक क्रिया, अनुमति बोधक क्रिया, नित्यात् बोधक क्रिया, आवश्यकता बोधक क्रिया, निश्चय बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया, आरंभ बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया और पुनरुक्त बोधक क्रिया। तो ये सब कौन सा क्रिया है? ये सब संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सहायक क्रिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काल लिखा है, पक्ष लिखा है, वृत्त लिखा है, वाच्य लिखा है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, हैं, हूँ, था, थी, थे, गा, गी, गे। तो इस तरह से अगर शब्द आएंगे तो कौन सा हो जाएंगे? सहायक क्रिया है। अब आइए काल यानी कि टेंस पर बात करते हैं। तो देखिए काल जो होता है यानी टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है और भविष्य काल। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए भूतकाल क्या होता है? तो जो समय बीत गया हो वही भूतकाल कहलाया जाए ना। जैसे मैं कल लखनऊ गया था, तो ये कैसा है? ये भूतकाल हो गया। और वर्तमान काल, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। अब भविष्य काल, कल भी मैं पढ़ाऊँगा तो ये कौन सा? भविष्य काल हो गया। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के काल होते हैं। एक वर्तमान में होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, और एक पास्ट टाइम होता है जो पहले का समय हो जाता है, और एक फ्यूचर होता है यानी कि भविष्य काल होता है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, एक वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब देखिए जो भूतकाल होता है इसके 6 प्रकार हैं। कौन से? जो भूतकाल है इसके 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के 6 प्रकार होता है। एक सामान्य भूतकाल होता है, दूसरा आसन्न भूतकाल होता है, तीसरा अपूर्ण भूतकाल होता है, चौथा पूर्ण भूतकाल होता है, पांचवा संदिग्ध भूतकाल होता है, छठा हेतु मतभेद होता है। एक एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ इन सभी का, चूँकि इसमें उदाहरण दिया नहीं गया है। जैसे लड़का घर गया या बारिश हुई। लड़का घर गया या आपसे कहे कि बारिश हुई। क्या हुई? बारिश हुई। इस तरह से जो वाक्य हैं, मतलब कि तुरंत समान अभी तुरंत ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। लड़का घर गया, बारिश हुई, और इसके लास्ट में आपको या ई ये दिखाई देगा, या तो आ ई और ये दिखाई देगा। इसका आपको पहचानने का तरीका है किसका? सामान्य भूतकाल का। अब आइए आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल पहचानने का तरीका ये है कि जो अभी मैंने या ई ये लिखा है, इसी के साथ है हूँ हो रहेगा। क्या रहेगा? है हूँ हो रहेगा। है अगर शब्द लगा है, या है, ई है, ए है, इस तरह से अगर शब्द आए, या आ है, ई है, ए है, इस तरह से शब्द आएगा तो आसन्न भूतकाल होगा। इसके उदाहरण में आप कह सकते हैं, जैसे उसने आम खाया। क्या? उसने आम खाया, उसने आम खाया है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर या है, इस तरह से जो वाक्य आएगा वो कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल होगा। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल का पहचान क्या होता है? तो सबसे पहले तो रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह से जब वाक्य के अंत में आपको दिखे तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल होगा। उदाहरण के लिए जैसे शीला गा रही थी। कौन गा रही थी भैया? शीला गा रही थी। तो इस तरह से जो वाक्य आएगा, रही थी, रहे थे, रहा था, इस तरह से जो शब्द आएगा, वाक्य आएगा, तो कौन सा होगा? वो अपूर्ण भूतकाल होगा। कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे शीला गा रही थी, नीरव बंसी बजा रहा है, कृष्णा बंसी बजा रहा है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? तो पूर्ण कंप्लीट पास्ट,
यानी कि चुका था, चुकी थे, चुके थे या लिया था, इस तरह से अगर आपको वाक्य के अंत में दिखे तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण के लिए जैसे उसने पुस्तक पढ़ लिया था, उसने पुस्तक पढ़ लिया था, उसने पुस्तक पढ़ लिया था। तो इस तरह से जो चुका था, लिया था, चुकी थे, चुके थे, इस तरह से अगर शब्द आएगा लास्ट में, अंत में, तो वहाँ पर आपको पूर्ण भूतकाल लगाना है। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? तो यहाँ पर पहचान ये होता है कि अगर वाक्य के अंत में या होगा, कौन सा, या होगा, या होगी, ए होंगे, इस तरह से, या आ होगा, इस तरह से अगर आपको लास्ट में दिखे, वाक्य के अंत में दिखे, तो वहाँ पर आपको संदिग्ध भूतकाल लगाना है, संदिग्ध भूतकाल लगाना है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल लगाना है। इसके उदाहरण के लिए आप जैसे बच्चा रोया होगा, कौन सा, बच्चा रोया होगा। अब मान लीजिए मम्मी बाज़ार चली गई हैं तो बच्चा घर पे है, रोया होगा। बच्चा घर पे है तो अब मम्मी सोच रही हैं कि बच्चा रोया होगा। इस तरह से जो वाक्य आएगा, या वह बैठा होगा। यहाँ पर निश्चितता कोई नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल कहलाया। हेतु मदभूत क्या होता है? तो हेतु मदभूत जब क्रिया के अंत में क्या हो, जब क्रिया के अंत में, मतलब कि क्रिया प्लस ता, ती, ते, इस तरह से अगर शब्द आपको दिखाई दे तो हेतु मदभूत होता है। जैसे मैं पढ़ाता, क्या, मैं पढ़ाता, फसल न सूखती। तो इस तरह से जो वाक्य आते हैं वो हेतु मदभूत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, आइए वर्तमान काल, कौन सा, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। लेकिन इसमें दिया गया है समान वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। इसके अलावा 2 और होते हैं। वर्तमान काल कुल 5, वर्तमान काल के अगर भेद आपसे पूछे तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके अलावा कौन कौन सा होता है? समान हो गया, अपूर्ण हो गया, और अपूर्ण हो गया, और संदिग्ध हो गया। इसके अलावा आपको पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, कौन सा, पूर्ण वर्तमान, और जो यहाँ पर यहाँ संभाव्य लिखा है, संभाव्य वर्तमान होता है। तो देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। 5 होते हैं। सामान्य वर्तमान, और अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। ठीक, तो संभाव्य वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। तो एक एक के मैं उदाहरण और पहचान बता देता हूँ। तो देखिए, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जो सामान्य वर्तमान काल होता है, इसके जो क्रिया होगी, क्रिया के बाद क्या होगा? क्रिया के बाद ता है, ती है, ते है, इस तरह से जब आएगा शब्द तो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाएगा, समान वर्तमान काल के रखा जाएगा। जैसे मोहन घर जाता है, वे पढ़ते हैं, रमा खेलती है। इस तरह से देखिए, आप लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये सभी शब्द अगर आते हैं तो ये समान वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत में क्रिया के बाद क्या लगा रहेगा? क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से अगर शब्द लगा रहेगा वाक्य के अंत में तो क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान, या इसी को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा आता है
पूर्ण वर्तमान काल, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो तीसरा कौन सा होता है? पूर्ण वर्तमान काल। एक अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के अंत में क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, या लिया है, इस तरह से अगर शब्द आएगा तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। इसमें जैसे पुलिस जा चुकी है, पुलिस जा चुकी है, वो भाग गए हैं, उसने पुस्तक पढ़ लिया है, पिताजी ने दवाई खा ली है, इस तरह से अगर वाक्य आता है तो कौन सा होगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा। उसके पूर्ण वर्तमान काल के बाद आता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के बाद ता होगा। कौन सा? क्रिया के बाद ता होगा, ता होगी, ते होंगे, इस तरह से अगर वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो सभी के सभी संदिग्ध वर्तमान कहलाते हैं। इसके उदाहरण में जैसे बच्चा सोता होगा। कौन सा? बच्चा सोता होगा, बच्चा सोता होगा। तो बच्चा सोता होगा यहाँ पर संदिग्ध दिखाई दे रहा है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाएगा। पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान काल का पहचान भी क्रिया के अंत में ता ती ते दिखाई देगा, तो वो संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे वह आता हो, मेहमान लौटे हों, शिवानी खाती हो, बच्चे खेलते हों, तो इस तरह से जो वाक्य हैं वो सभी के सभी संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाता है। भविष्यत काल यानी भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य भविष्य काल होता है, एक सामान्य भविष्य काल होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है, और तीसरा होता है हेतु मतभेद। क्या होता है? हेतु मतभेद। यही जो भूतकाल में है वही यहाँ पर भी होता है। हेतु मतभेद तीसरा काल, भविष्य काल में तीसरा भेद होता है। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य, हेतु मतभेद। सामान्य भविष्य काल के अंत में देखेंगे आप वाक्य के, तो गा गी गे इस तरह से शब्द आएंगे। जैसे वह पढ़ेगा, वे घर जाएंगे, वह पढ़ेगा, इस तरह से वह घर जाएंगे, इस तरह से अगर वाक्य आएंगे तो सामान्य भविष्य या सामान्य भविष्य काल होगा। और संभाव्य भविष्य काल के अंत में वाक्य के अंत में शायद शब्द का प्रयोग। क्या? वाक्य में शायद शब्द प्रयोग होगा या तो संभव शब्द प्रयोग होगा। कौन सा? शायद या संभव शब्द प्रयोग होगा। किसमें? संभाव्य भविष्य काल में। जैसे शायद कल वह आगरा जाए, शायद वह कल आगरा जाए। संभव है कल बारिश हो, मौसम खराब, संभव है कल बारिश हो। इस तरह से जो वाक्य आएंगे संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत। हेतु भविष्य यहाँ पर होना पर निर्भर होता है। जैसे पिताजी आए तो मैं जाऊँ, रवि पढ़े तो मैं लिखूँ। इस तरह से जो वाक्य आते हैं वो सभी के सभी कोई किस में आते हैं? हेतु भविष्य में आते हैं। अब देखिए जो तीसरा टॉपिक आज का है वो अव्यय है। कौन सा है? अव्यय। अव्यय क्या होता है? तो अव्यय जिन शब्दों या भेदों पर लिंग वचन कारक में किसी का प्रभाव नहीं पड़ता उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। और अव्यय 4 प्रकार का होते हैं। एक क्रिया विशेषण होता है, एक संबंध बोधक, एक समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक। तो देखिए जो क्रिया विशेषक होता है ये भी कई प्रकार का होता है। अगर इसके अंतर्गत आगे जाएंगे, रीतिकाल होता है, स्थानवाचक होता है, कालवाचक और परिमाणवाचक होता है। रीतिवाचक में देखिए, रीतिवाचक में जैसे कोयल बहुत मीठा गाती है, कोयल बहुत मीठा गाती है। तो मीठा क्या है? ये रीतिवाचक हो के अंतर्गत है। मीठा गाती रीतिवाचक। हाथी धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। स्थानवाचक में आप देखेंगे तो उसमें जगह की विशेषता बताई गई। जैसे माँ मंदिर जाती है, वह स्कूल जाता है। तो मंदिर स्कूल क्या है? ये स्थान है, तो इसके लिए ये स्थानवाचक हो गया। कालवाचक जैसे समय का इसमें बात की गई रही होगी। जैसे पिताजी सुबह सुबह टहलने जाते हैं, या पिताजी सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, मेरा भाई रात को घर आता है। इस तरह से जो वाक्य आते हैं, समय की अगर बात की जाए तो कालवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक में आता है, परिमाणवाचक में जैसे वह बहुत बोलती है,
वह जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो बहुत बोलती है, या आपका बॉयफ्रेंड है तो वह बहुत बोलता है। दादी कम खाती हैं, माता श्री बनाती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन खाती कम है। तो इस तरह से जो वाक्य है ये सभी के सभी कौन सा है, परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक। अब समुच्चय बोधक, कौन सा, समुच्चय बोधक। तो जो समुच्चय बोधक होता है, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए आते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या आविकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम और श्याम भाई है, जैसे राम और श्याम भाई है, तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत कौन आएगा, और आएगा। कौन आएगा, और आएगा। देखिए मैं पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ। विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये तीनों को मैं पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ। तो देखिए संबंध बोधक में सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो इसका पहचान आप कैसे करेंगे, अगर शब्द लगा रहेगा पीछे, कौन सा शब्द, पीछे लगा रहेगा, सामने शब्द लगा रहेगा, ऊपर लगा रहेगा, पर लगा रहेगा, बाहर लगा रहेगा, भीतर लगा रहेगा, कौन सा, भीतर लगा रहेगा, साथ लगा रहेगा, समेत लगा रहेगा, बिना लगा रहेगा, इस तरह से अगर शब्द आपको वाक्य में लगा हुआ दिखे तो वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है। कौन सा, संबंध बोधक अव्यय होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मेरे घर के पीछे गली है, मेरे घर के पीछे गली है, तो देखिए इसमें पीछे जो शब्द आया है वो कौन सा होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। अब दूसरा देखेंगे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तो जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए आते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम भाई हैं, राम और श्याम भाई है। देखिए यहाँ पर और जो है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम और श्याम को, राम और श्याम को। तो समुच्चय बोधक शब्द की पहचान में आप देखेंगे तो समुच्चय बोधक में लगा रहेगा, और लगा रहेगा, एवं लगा रहेगा, एवं लगा रहेगा, तथा लगा रहेगा, अथवा लगा रहेगा, बल्कि लगा रहेगा, कौन सा, बल्कि लगा रहेगा, किंतु लगा रहेगा, परंतु लगा रहेगा, मगर लगा रहेगा, लेकिन लगा रहेगा, अतः लगा रहेगा, इसलिए वह लगा रहेगा। तो सभी के सभी समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि बोधक है, राम और श्याम भाई है, राम और श्याम ना के बीच में और है तो और, समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, उल्लास, उत्साह, आश्चर्य आदि का बोध कराते हैं उसे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे आपको वाक्य मिलेगा ओ शाबाश, शाबाश, ये आपका चिन्ह जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इस तरह से जो अगर वाक्य में आपको मिलता है, आ, उफ, वाह, इस तरह से अगर आपको ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह अगर आपको मिल जाए, विस्मयादि बोधक का चिन्ह अगर आपको दिखाई दे देगा वाक्य में, तो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। अब देखिए एक और दिया गया है, निपात, निपात दिया गया है। तो निपात क्या होता है, जो शब्द किसी शब्द वाक्य या वाक्यांश को अतिरिक्त भाव प्रदान करते हैं उसे निपात कहते हैं। आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, जो शब्द किसी शब्द, वाक्य या वाक्यांश को अतिरिक्त प्रभाव प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाव प्रदान करते हैं, निपात कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा भी जानता है, कौन सा, बच्चा, एक मिनट, बच्चा भी जानता है, बच्चा भी जानता है। तो यहाँ पर जो भी शब्द लगा है ये क्या है, यही निपात है, यही निपात है। निपात में आएंगे जैसे भी हो गया, जी हाँ जी हो गया, नहीं जी नहीं, मत बिल्कुल नहीं, क्या 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 ना, जी ही भी, तो तक, मात्र, केवल, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, क्या, काश। देखिए विस्मय सूचक निपात भी होता है, जैसे लिखा रहेगा क्या,
और विस्मयादिबोधक का चिन्ह अगर लगेगा रहेगा तो इसे आप विस्मयादिबोधक अव्यय मत मारिएगा, इसे निपात लगाइएगा, केवल यही अपवाद में है। इसके बाद काश, ये अगर ये दो शब्द अगर आ जाएंगे तो इसे आपको विस्मयादिबोधक अव्यय की जगह पे निपात लगाना है। ठीक ठीक, तो इस तरह से आपका निपात वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया, निपात वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। इसमें भी वही सब दिया गया है, तो इसको बताने से। अब आइए प्रश्न पर देखते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? तो देखिए, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और अगर आना लाना शब्द जुड़ा रहेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और अगर वाना शब्द जुड़ा रहेगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? रचना के दृष्टि से भेद कितने होते हैं? तो रचना के दृष्टि से दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है, दूसरा अकर्मक क्रिया होता है। तो रचना के दृष्टि से दो भेद। निम्नलिखित में से वाक्यों में से अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है जिसमें कर्म ना हो। तो देखिए, शिशु सो रहा है तो इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन बालक खेल रहा है तो यहाँ पर देखिए, खेलना, खेलना क्या है? कर्म है, और यहाँ पर दोनों कार्य कर रहा है, खेलना खेल रहा है, तो कौन सी होगी? ये सकर्मक हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सकर्मक क्रिया में कर्म रहता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहता है, यही आपको ध्यान में देना है। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ये मैंने अभी आपको क्लियर किया कि अगर आपसे ये पूछे कि जो दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने वाला कौन होता है? समुच्चय बोधक होता है। अगर आपसे ये पूछे कि जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से स्थापित करता है, अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा संबंध बोधक हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि हर्ष, शोक शब्द, घृणा, उल्लास इत्यादि का अगर आश्चर्य करवाए तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक क्रिया होती है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक, क्योंकि यहाँ पर दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों की बात हो रही है। वह पहुँचा ही होगा, वाक्य क्रिया काल होगा, तो कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल होगा। कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल होगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो अथवा क्या है? अव्यय शब्द है, अभी भी मैंने बताया। क्रिया किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो भूतकालिक क्रिया में होता है। अब देखिए यहाँ पर मरम वचन जब सीता बोला, पंत में कौन सा बा? मरम वचन जब सीता बोला, पंत में कौन सा पंत का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए कर्मवाच का हुआ है। क्या हुआ है? कर्मवाच का हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कर्मवाच का हुआ है। अब आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? पीना है। कौन सी? पीना है। कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में से कौन सा आविकारी संज्ञा आविकारी होता है? तो अव्यय क्या होता है? आविकारी या आविकारी अव्यय होता है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन क्या है? तो इस वाक्य में जो थोड़ा है वो क्या है? परिमाण की बात हो रही है, यहाँ पर परिमाण क्रिया विशेषण है, परिमाण क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो बालिका निबंध लिख रही है, इसमें देखिए निबंध क्या है? कर्म है, और लिखना क्रिया है। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखिए श्याम सोता है, इसमें कोई कर्म ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन से होगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु कहलाती है, तो सधिक कर्म सकर्मक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी, कौन सी? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो योजक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, गागी गे जहाँ दिखाई दे जाएगा वो कौन सा होगा? भविष्य काल हो जाएगा। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? पिता उसे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पिताजी स्वयं कार्य कर रहे हैं। ये अध्यापक से पढ़वाते, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, यही हो जाएगा बी, सी वाला ऑप्शन सही है। अध्यापक परिश्रम करते हैं, राम नहीं पढ़ता है, ये स्वयं में सिद्ध हो जा रहा है। इसमें ऑप्शन भी जो दिया गया है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। और एक 18 क्वेश्चन नंबर 18 एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में पहुँचा था। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है विकारी शब्द, यहाँ पर विकारी शब्द नहीं है बल्कि अविकारी है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर अविकारी शब्द है। कौन सा अविकारी? अव्यय या अविकारी शब्द, विकारी शब्द नहीं होता, अव्यय या अविकारी शब्द होता है। ठीक, तो प्रश्न नंबर हम लोग किस पे थे? 18 पे थे ना। प्रश्न नंबर 18 पे हम लोग थे। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो देखिए छोटा बड़ा भी विशेषण होता है, 2 3 भी विशेषण होता है, हरा पीला भी विशेषण, लेकिन राम और लक्ष्मण क्या है? संज्ञा है। राम और लक्ष्मण संज्ञा है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करती है सहायक क्रिया। अगर मुख्य क्रिया के बाद सहायक क्रिया नहीं लगी रहेगी तो फिर स्पष्ट नहीं करेगी। पानी बरस अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो पानी बरस रहा है यही हो जाएगा अकर्मक क्रिया। बाकी सब में क्या है? यहाँ पर देखिए गेहूँ, निबंध, मोहन को रुलाना, ये सभी के क्या है? यहाँ पर कर्म है। ये सब सकर्मक क्रिया हैं, बल्कि यही अकर्मक क्रिया है। ठीक, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो पूर्ण भूतकाल है। वह खा रहा था कौन सा काल है? खा रहा था अपूर्ण काल है, क्योंकि अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है, इसलिए इसे अपूर्ण काल। मीरा जो जोर से हंसी या वाक्य के समुचित उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया। अब देखिए मोहन हंसता है, मीरा जोर से हंसी, ये सब अकर्मक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस कार्य में पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया है। राम ने खाना खाया होगा कौन सा है? तो संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि यहाँ पर निश्चितता नहीं दिखाई दे रही। जहाँ पर निश्चितता ना दिखाई दे, निश्चित ना दिखाई दे, वहाँ पर संदिग्ध होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो इतना। इतना क्या है? इतना, उतना, ना, इतना, बहुत, ये सारे सारे कौन से हैं? परिमाणवाचक हैं। कौन से हैं? परिमाणवाचक हैं। हाथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हाथियाना में नाम धातु की क्रिया है। कौन सी? नाम धातु की क्रिया है। कौन सी? नाम धातु की क्रिया है। नाम धातु की क्रिया है। जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाए संबंधित है, तो क्रिया से संबंधित। किससे है? क्रिया से संबंधित है। क्रिया से संबंधित। क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया का कौन सा शब्द है? क्रिया विकारी शब्द है। रचना की दृष्टि से धातु कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के दृष्टि से धातु कितने भेद होते हैं? तो कौन से? 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक दूसरा अकर्मक। इसमें भी ऑप्शन देखिए गलत दिया गया है, 3 दे दिया गया है, गलत है। ठीक, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, एक मूल होता है, दूसरा यौगिक होता है। यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार से होती है? तो 3 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 11 मैंने बताया अभी। मूल धातु का स्वरूप है, तो मूल धातु का स्वरूप कैसा? स्वतंत्र है। अकर्मक का अर्थ होता है, अकर्मक का अर्थ क्या होता है? कि कर्म रहित। कर्म रहित का मतलब जिसमें कर्म ना लगा हो, जिसमें कर्म ना लगा हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है तो अकर्मक क्रिया से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचानिए। तो उठना क्या है? एक क्रिया है। उठना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सब क्या है? क्रिया हैं। ठीक, ये सभी के सभी क्रिया हैं। निम्नलिखित में मूल धातु की पहचान। आ क्या है? मूल धातु। एक मैंने मूल छोटा सा पॉइंट आपको नहीं बताया क्वेश्चन में बताने के लिए ही। देखिए एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है। क्या होता है? एक मूल धातु होती है, एक मूल धातु होती है, दूसरा यौगिक धातु होती है। कौन सी धातु होती है? एक मूल धातु होती है, मूल धातु, और दूसरा होता है यौगिक धातु, दूसरा यौगिक धातु। देखिए जैसे आ है, आ क्या है? मूल धातु। जब इसी में ना प्रत्यय जुड़ जाता है, आना, तो ये यौगिक धातु हो जाएगी। जैसे पढ़ क्या है?
पढ़ जो है ये मूल धातु है, लेकिन पढ़ना इसमें जब ना प्रत्यय लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, यौगिक धातु। सामान्यतः आप जो क्रिया पढ़ते हैं, जैसे सोना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, इस तरह से जो पढ़ते हैं सभी के सभी यौगिक धातु होते हैं। मूल धातु का मतलब ये होता है कि जो मूल होता है, जैसे आना, आ में प्रत्यय ना जुड़ा तो आना हो गया, पढ़ में प्रत्यय ना जुड़ा तो पढ़ना हो गया। ये सभी के सभी एक कॉन्सेप्ट है मूल धातु और यौगिक धातु का। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है, खेलना खिलवाना कैसी प्रेरणार्थक क्रिया है। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। गिर पड़ना, गिर पड़ना कौन सी है, यौगिक क्रिया। नाम धातु कहलाती है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया जो होती है नाम धातु कहलाती है। कौन सी, संज्ञा या विशेषण से जो क्रिया बनती है वही नाम धातु क्रिया होती है। कौन सी होती है भैया, नाम धातु क्रिया होती है। और नाम धातु, नाम जैसे बतियाना, लतियाना, हथियाना, गरमाना, चिकनाना, ये नाम धातु क्रिया होती है। और नाम बोधक बात करना, हाथ करना, हाथ होना, गर्म होना, चिकना करना, इस तरह से सभी नाम बोधक क्रिया होती है ना। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करिए। तो जो जाता है ये मुख्य क्रिया है, और जो हूँ है ये सहायक क्रिया है, जाता मुख्य क्रिया है। ठीक, जाता मुख्य क्रिया है, जाता मुख्य क्रिया है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया नहीं, तो राधा गाती है, इसमें कोई क्रिया नहीं, इसलिए एक ऐसी क्रिया, एक अकर्मक क्रिया है। राम भोजन करके सो गया, राम भोजन करके सो गया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया है। वह जाने लगा, वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आरंभ बोधक। यहाँ आरंभ हो रहा है ना, तो आरंभ बोधक क्रिया, इस संयुक्त क्रिया का भेद है आरंभ बोधक। जो संयुक्त क्रिया 11 होती है उसी का भेद है आरंभ बोधक क्रिया। राधा को पीट दो, राधा को पीट दो, ये अनुमति बोधक क्रिया, ये भी संयुक्त क्रिया के ही भेद हैं। कौन सी, संयुक्त क्रिया के भेद हैं। मोहन नित्य मंदिर जाता है, मतलब कि मोहन डेली कहाँ जाता है, मंदिर जाता है, तो यहाँ पर अभ्यास हो रहा है, अभ्यास बोधक, ये भी संयुक्त बोधक क्रिया के भेद ही हैं। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वहाँ पर कौन सी, इच्छा बोधक क्रिया, ये भी संयुक्त क्रिया का भेद है। कौन से, संयुक्त क्रिया के भेद। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य में पहचान कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाव है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इस तरह से जब भाव आपके भीतर प्रकट हो, पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे यार यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, तो जहाँ पर भाव प्रकट हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। और जहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। और जहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार चलती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो एक लाइन में मैंने आपको वाच्य पूरा का पूरा कंप्लीट बता दिया कि जहाँ पर आपको पढ़ने में ऐसा लगे कि आपके भीतर भाव खुद प्रकट होने लगे, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, आप भाव, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, जहाँ पर आपको भाव प्रकट दिखाई दे तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। और जहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया चले, कौन से, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चलती है तो वहाँ पर कर्तवाच्य होगा। और अगर कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, कर्म के अनुसार अगर क्रिया चलेगी तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। इस तरह से मैंने एक लाइन में आप लोगों को वाच्य रिवाइज करवा दिया। लड़कियाँ मैदान में खेलती हैं, कौन सा, लड़कियां मैदान में खेलती हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। ये संयुक्त क्रिया के ही भेद। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो राम मोहन को मारकर भाग गया। यहाँ पर पूर्व में कोई कार्य करके, देखिए एक कार्य इसमें होता है, दूसरा एक कार्य हो जाता है, दूसरा शुरुआत हो, तो वही हो। लेख लिखा गया, लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। कौन सा, कर्मवाच्य होगा, लेख कर्म ही है। क्रिया के जिस रूपांतर में वाक्यगत कर्ता का प्रधानता हो वहाँ पर कौन सा, कर्तवाच्य होता है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो कर्तवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, और जहाँ पर कर्ता हो कर्म की प्रधानता ना हो, भाव प्रकट हो, वहाँ पर भाववाच्य होगा। ठीक, तो यहाँ पर कर्तवाच्य आंसर सही हो जाएगा। क्रियाओं के व्यापार को निरंतर क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, तो वर्तमान काल के, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है उसे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए सही दिया गया है लेकिन वहाँ पर भेद बताया नहीं है। वह आया हो, वाक्य की पहचान कीजिए, तो संभाव्य भाग, कोई क्लियर नहीं है कि आया है कि नहीं, वह आया हो मतलब संभावना व्यक्त कीजिए है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करिए, तो लड़के में क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो पूर्व वर्तमान काल है, अभी अभी उसने पढ़ लिया है। भूतकाल के कितने भेद, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। मैंने राजू को पीटा था, मैंने राजू को पीटा था, तो पूर्ण भूतकाल होगा, क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, था थी थे आ जाए ना आई के बाद। लड़कियां नाचती हैं, तो लड़कियां नाचती हैं, ती ताते अगर लास्ट में आता है तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। अब यहाँ पर राजेश आए तो राम जाए, तो यहाँ हेतु भविष्य हो। संभव्य कल मैं आऊँ, संभव है कल मैं ना आऊँ, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य होता है क्योंकि भविष्य की बात हो रही है ना। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में कौन से मुख्य क्रिया है, बच्चे गाना गा चुके हैं, तो इसमें देखिए जो गा है ये मुख्य क्रिया है और चुके हैं सहायक क्रिया है, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करिए। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। तो जो रही है यही क्या है, यही सहायक क्रिया होगी, यही सहायक क्रिया। हंसना भी क्रिया, हंसना लेकिन मुख्य क्रिया है, और रही है ये सहायक क्रिया है। ठीक, यहाँ पर है मत मारिएगा, यहाँ पर रही है मारिएगा। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान करें, तो पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार की वाक्य है, तो यह सकर्मक वाक्य है। कैसा वाक्य है, सकर्मक वाक्य है। अकर्मक के कितने भेद होते हैं, तो अकर्मक के भी 2 अकर्मक होते हैं, एक पूर्ण अकर्मक होता है, एक अपूर्ण अकर्मक होता है। ठीक, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं, तो पूर्ण अकर्मक के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पूर्ण अकर्मक के भी 2 भेद होते हैं। इस तरह से दोस्तों आज की ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। आप आज पढ़ें, आपने पहला टॉपिक क्लियर किया क्रिया, दूसरा टॉपिक आपने काल यानी कि टेंस देखा, तीसरा टॉपिक आपने अव्यय पढ़ा, और चौथा टॉपिक आपने निपात पढ़ा। इस तरह से आपने लगभग 1 घंटे की क्लास में 4 चैप्टर आपने पढ़ लिया, ये पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। जब मैं पढ़ाने लगूँगा, बोर्ड पर लाइव पढ़ाऊँगा आकर, तो वहाँ पर आपको एक जो चैप्टर है कम से कम 2 3 दिन एक चैप्टर चलेगा। मान लीजिए अव्यय एक दिन का है, निपात एक दिन का है, काल एक दिन का है, लेकिन जो क्रिया है कम से कम 2 से 3 क्लास की होगी। ठीक, तो वहाँ पर मैं डिटेल से आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊँगा। बस जल्द से ही इसी जनवरी में स्टार्ट करूँगा, जनवरी के लास्ट तक। पहले मैं इस बुक को पूरी समाप्त कर दूँ, उसके पश्चात मैं आपको लाइव आकर बढ़िया से एक शब्द आपको, एक वर्ण आपको मैं अच्छे से समझाते हुए क्लियर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो क्लास है अब आपकी रेगुलर बनी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।